मैंने तो इनकी इतनी सारी चीज़ें पढ़ता हूँ और देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि भाई ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल पे है। जैसे इंडिया में बोलते हैं कि अगर आपको कोई इंडियन राइट विंगर की आप बोल दो कि देश में महंगाई बढ़ रही है या फिर कहते हैं गो टू पाकिस्तान, हाँ, वहाँ कहते हैं गो टू पोर्टो रिको। पोर्टो रिको में क्या करेगा भाई? पता नहीं क्या करे लोगों ने तभी ढंग से इंडियन भी आई थिंक काफ़ी रिलेट करते हैं उनसे ना, क्योंकि आप मैं काफ़ी इंडियंस को देखता हूँ आजकल, उनके जैसे बायो होती है ना, इंस्टाग्राम बायो और ये क्या कहते हैं ट्विटर बायोज, इनमें लिखा होता है जय हिंद और साथ में इजराइल की फोटो। हाँ, आजकल इजराइल की फोटो लगा, जैसे BLM चल रहा था तो करीना कपूर ने बोला कि ब्लैक लाइव मैटर्स, तो काफ़ी लोगों को सरप्राइजिंग लगा कि इसको क्या पता वहाँ पे क्या पॉलिटिक्स है, लेकिन बाद में समझ में आया कि शी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ KKK। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आया जिसमें एक कोई लेडी है, वो थार खरीद रही है। थार ओनर तो की तो एक पर्सोना हमें पता ही है कि कैसा होता है। नहीं, दिमाग नहीं है, पहली बात दिमाग पूरा खाली, जेब भरी हुई। थार, मेरे को लगता है आप थार देख रहे हो अगर सड़कों पे तो आप एक्चुअली बता सकते हो कि इंडिया का ब्रेन ड्रेन कितना रेशियो आप समझ सकते हो। कितनी थार है सड़कों पे आप समझ सकते हो। इतना जितनी है मतलब सड़क पे थार, उतना ही प्रपोर्शनली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके कंट्री का IQ। बेसिकली ये हो गया ना, क्योंकि चंडीगढ़ में जाता हूँ तो चंडीगढ़ में ऐसा है कि चंडीगढ़ एक तो ऐसा लगता है कि वो महिंद्रा का एक एक्सटेंडेड शोरूम का पार्किंग लॉट है। मतलब उसकी बेसिकली वो लाख रोबिसोर ने जो है वो लाख रोबिसोर ने जो है, मेरे को लग रहा है उसने डील करी थी उसके साथ, आनंद महिंद्रा के साथ तब तो, कि भाई मैं बहुत बड़ा पार्किंग लॉट बना के जा रहा हूँ। क्योंकि केले का भी पॉप आर्ट में अपना एक महत्व है, जैसे कि वेलवेट अंडरग्राउंड का कवर जो है एक एल्बम का, वो एंडी वॉर्होल ने डिज़ाइन किया है और यही है उसका कवर। और रिसेंटली एक केला जो है अभी सबसे महंगा आर्ट वर्क था केला, जिसको क्या किया उन्होंने, सिर्फ केले को टेप से चिपका रखा था। तो फाइनली एक विजिटर आया और वो केला खाने लग गया, खा गया उसको, खा गया। वो करोड़ों का आर्ट वर्क था, केले से चिपका रखा उन्होंने। ओ भाई साहब। तो वो खा गया उसको। तो बट ये तो 2 रुपए वाला है नोएडा अकेला, जो का भी नहीं, काफ़ी महंगा हो गया आजकल। वैसे 70 का रेट चल रहा है, 80 भी जाता है कोई अच्छी लोकेशन पे। कितना? 100 भी चले जाते हैं केला। 100? मैंने लिया 100 का, पता है कहाँ? 1 किलो मैंने 100 पता है कहाँ लिया है? 1 किलो नहीं, 1 दर्जन। 100 पता है कहाँ लिया मैंने? ग्रीन पार्क। मैं भी वहीं पे लिया था। ट्रॉमा, नोएडा वालों का ट्रॉमा है भाई। और गुड़गांव, नोएडा में बिरयानी बहुत सस्ती है। अगर आपको सबसे सस्ती बिरयानी खानी है तो नोएडा में। हाँ, मतलब बहुत सस्ती है यहाँ पे, 10 रुपए की, 20 रुपए की, 30 रुपए की। आप वो मतलब मिलाते क्या है वो नहीं, बहुत सस्ती मिलती है यहाँ पे। एक्वा पीना कव्वा बिरयानी है क्या वो नहीं पता, बट बहुत सस्ती। बट ऑल्दो नोएडा में चीज़ें इतनी सस्ती थी एक टाइम पे कि जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज में नहीं सॉरी, जब मैं रह रहा था यहाँ बेड़सराय में, तो बड़ी रूमर थी कि नोएडा में आप कभी भी चिकन सूप मत पियो, वो कबूतर का होता है। ऑल्दो एसएमएस डेलिकेसी है ये, लेकिन वो बोल रहे हैं कि कबूतर का होता है यहाँ पे, तो वो कभी नहीं पियो। तो मैंने 1-2 बार पी के भी देखा, मतलब काफ़ी टेस्टी था, तो इसीलिए मुझे शक हुआ ना, बहुत टेस्टी था वो। नोएडा का सूप बहुत टेस्टी होता है, तो इसलिए मैंने दिमाग में रख रखा था कि नोएडा में जाके, उस टाइम पे जब मैं नोएडा बहुत कम आता था, मैंने ऐसा नोएडा में ना सूप नहीं पीना, वहाँ कबूतर का सूप मिलता है। ये बार बार वो भी चलता रहता है ना, ये मोमोज में कुत्ते डाल दिए, कुत्तों को काट के मोमोज हाँ, में डाल वो दिया। बहुत चलता है। फिर इनफैक्ट चंडीगढ़ में एक जगह पे सही में मिला एक कुत्ता, हाँ, मैंने देखा है वो, मोहाली में सही देखा है। में कुत्ता मिला था। हाँ, तो मेरे घर वाले पैनिक करे। मैंने कहा आप वैसे ही मोमोज नहीं खाते, क्यों पैनिक कर रहे हो? चंडीगढ़ में तो वो हुआ था। ऑल्दो ये सारी रूमर्स तो ओल्ड मोंग के लिए बहुत थी कि ओल्ड मोंग जो है वो कबूतर के जूस से बनता है। हमारे कॉलेज में बहुत रूमर थी कि ओल्ड मोंग कबूतर के जूस से बनता है। फिर वो रेड बुल में बोलते हैं कि वो सांड का सीमन होता है। सही में हमारे स्कूल में चलता था यार। अच्छा, कि रेड बुल में सांड का सीमन होता है, हम पीते नहीं थे। नहीं कहा अच्छा यार कुछ इसमें खराब चीज़ है।
Mad. All right, so this is the new episode of. In fact, this is the second episode of In the Mood for Discourse. तो लास्ट टाइम हमने शुरू किया था तो हमको लगा कि कुछ ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं, बट रिस्पॉन्स वाज क्वाइट पॉजिटिव. सो उसी के बाद वी आर कमिंग अप विद द सेकंड एपिसोड. लेकिन इसमें मेरे को आपकी एक राय भी चाहिए इस एपिसोड के लिए. आई एम लिटिल कन्फ्यूज्ड कि हम इसको हिंदी में करें या इंग्लिश में करें या बाइलिंगुअल करें. बिकॉज अभी धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि हिंदी की जो ऑडियंस है दैट इज़ वेरी लिमिटेड. हाँ, हमको लगता है सिंस वी आर फ्रॉम हिंदी भाषी कॉलोनाइजर्स कि हिंदी सभी लोग हिंदी सुन रहे हैं, बट देर इज अ लिमिटेड ऑडियंस एंड वी कैन टॉक इन इंग्लिश, वी कैन स्पीक, वी कैन टॉक इन इंग्लिश, वी कैन वॉक इन इंग्लिश. सो या, सो प्लीज गिव अस सजेशन दैट शुड वी use more English or should we continue with Hindi or bilingual, that would be good. So इस वीक काफ़ी सारी चीज़ें हुई दुनिया के अंदर. सबसे पहला था चार्ली कर्क का असैसिनेशन, मर्डर. तो वो बड़ा ही अनयूजुअल हमें लगती है कि इतने सारे क्राउड में. इनफैक्ट उसको गन लगी थी तो एक बंदा ऐसे कर रहा था, उसको लगा कुछ ऐसे ही चल रहा है ये वो somebody was cheering after gun, क्योंकि वो उस रिदम में था चीयरिंग के, क्राउड था बहुत ज़्यादा वहाँ पे. सो दैट गाय वाज इन द रिदम, तो उसको शायद रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि गन चल चुकी है. तो बड़ी वियर्ड सी इमेज थी वो कि वो पीछे बेचारा उसको मतलब गन शॉट लग गया उसको और वो ऐसे कूद रहा है कि ये अमेरिका अमेरिका अमेरिका. बट तूने इसका नाम सुना था इस पॉलिटिकल कमेंटेटर का इससे पहले सुना है, पर ऐसे कोई बहुत खास नहीं मतलब. और वो भी इसलिए सुना है क्योंकि मैं थोड़ा बहुत फॉलो कर लेता हूँ ये वो, पर ऐसा कुछ मैं ज़्यादा नहीं जानता था इसके बारे में. ये पता था कि हाँ यूनिवर्सिटीज़ में जाता है और वहाँ पे ये कुछ तो एक्चुअली चेंज माय माइंड जो मीम था, हाँ उसका था ये, और वो मीम बड़ा फेमस था. तो मुझे नहीं पता था इसका ओरिजिन राइट विंग के अंदर है. मुझे लगा ऐसे ही हार्मलेस में, बिकॉज हम भी बड़ा यूज़ करते थे कि ही इज़ द फेवरेट कॉमेडियन, चेंज माय माइंड, ही इज़ लाइक फेवरेट फिल्म मेकर, ही इज़ द बेस्ट फिल्म मेकर इन इंडिया, चेंज माय माइंड. इसके राइट विंग ओरिजिन के बारे में नहीं पता था. पर उसका चेंज माय माइंड का इसका ये होता था कि वो जाता था उन यूनिवर्सिटीज़ में जो मतलब मैंने देखे हैं जो बहुत छोटे बच्चे होते थे फर्स्ट ईयर वाले जिनको बुली करके आ जाता था. वो पाँच छः अच्छा, इनका मैंने बहुत क्लोजली स्टडी किया है. तो ये लोग क्या करते हैं, ये पहले बोलते हैं कोई रिडिकुलस स्टेटमेंट, पहले वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट. सेम पैटर्न जॉर्डन पीटरसन फॉलोज. वो कहेगा कि सो वी आर इन स्टूडियो, व्हाट डू यू मीन बाय वी, व्हाट डू यू मीन बाय वी. तो फिर बोलता वी लाइक यू एंड मी, नो वी आर डिफरेंट. तो बोलता है इन स्टूडियो व्हाट डू यू मीन बाय स्टूडियो, एक्सप्लेन. तो सामने वाला ही गिल्ट में आ जाता है, बोले भाई मैं क्या करूँ. तो आप मतलब टेक्निक है कि आप सामने वाले क्वेश्चन पूछो. तो मैं इसका वीडियो देख रहा था चार्ली का, उसमें कहता है कि पैलेस्टीन शुड बी फ्री. व्हाट डू यू मीन बाय पैलेस्टीन, देयर इज नथिंग कॉल्ड पैलेस्टीन, पैलेस्टीन डजंट एग्जिस्ट. टेल मी हाउ इट एग्जिस्ट. I don't think the place exists. What? Because it doesn't. It's called Judea and Samaria. It's not So called Palestine. you don't believe that Palestine have the right to exist? No, everyone has a right to exist. Show me where it is. It's a non-existent place. Okay, yeah, I don't think we're gonna That's why agree we're on on that. different planets, right? So तो सामने वाले को तुम क्वेश्चन पूछ के कंफ्यूज करते रहो. देन आप एक अगर बिगेटेड स्टेटमेंट दे रहे हो, देन यू हैव टू अरेंज इट विद सम प्रोफाउंड राइटर, लाइक यू शुड रीड J.K. Phillips, he wrote about this, you should read this and this. तो सामने वाला कंफ्यूज, भाई मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं क्यों आ गया यहाँ पे, मैंने तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं. तो वो 2-3 ऑथर के नाम जरूर बोलता है. ही हैज़ रिटन एक्सटेंसिवली इन दिस बुक, ही हैज़ रिटन एक्सटेंसिवली इन दैट बुक. तो ये वाली टेक्निक ही वॉज एम्प्लॉइंग. एंड आई थिंक वो बचपन से ही उन लोगों ने उसको उठा लिया था. कुछ तो उसका हाई स्कूल कहीं पे उसने किया था डिबेट वगैरह, उसके बाद उसको उठा लिया था उन लोगों ने. प्रोमिनेंट राइट विंग. हाँ, मतलब कि डिबेट कर और वो सारी चीज़ें वो काफ़ी पहले से कर रहा है. लेकिन इसमें मैंने ये देखा है कि जब यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं बात करते हैं तो बस उसने एस्थेटिक बिठा लिया है कि डिबेटर्स का एस्थेटिक, कि वो काम डाउन रहते हैं, वो चीखते नहीं है. उसने वो पूरा एस्थेटिक बना लिया है, पर वो लिटरली वही हेट और वही बाइगट्री, वही चीज़ें उस एस्थेटिक के अंदर करता है. बस स्पेस चेंज कर दिया उसने. जैसे DI डाइवर्सिटी इंक्लूजन के बहुत ज़्यादा खिलाफ था,
तो वो एक उसका 2-3 कोट थे, एक जगह बोलता है कि इफ़ देर इज़ सम moronic black women on other side of my phone from the customer care, I will definitely assume that that woman is here because of the diversity quota. तो या फिर there is some black guy who's pilot, I'll be very scared to fly with him. तो वो सेम जो ये लोग इंडिया में भी चलाते हैं कि अगर यार कोई रिजर्वेशन वाला आपका ऑपरेशन करेगा तो उसमें आप क्या करोगे, और ये वो हाँ, इंडिया और इसमें काफ़ी सिमिलैरिटी है वहाँ के राइट में। ऑल दो इंडियंस, जो मैंने देखा कि इंडियंस जो लिबरल हैं उनको लगता है कि यूएस या फिर यूरोप जो है वो एक एस्पिरेशनल जगह है, और जब भी कुछ होता है यूएस में ऐसा नहीं हो सकता था। अरे भाई, यूएस में ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कोई बीच बीच में शॉपलिफ्टर पकड़ा जाता है इंडिया का, जो शॉपलिफ्टिंग के वीडियोस आते हैं, तो ये बात वो बहुत बोलते हैं कि ए तूने क्या इसको इंडिया समझा था। तो मतलब उनके माइंड में बाकी कंट्रीज बहुत एस्पिरेशनल हैं कि भाई ये इंडिया नहीं है, समझा। तो मैंने लिबरल्स को ये बहुत बड़ा देखा है। उधर जाना है तो लाखों करोड़ों चुरा के जा। मतलब चुरा के जा, लेकिन वो कंपैरिजन बहुत इस तरह का करते हैं। लेकिन आप कभी या फिर कोई राइट का कुछ कमेंट्रेटर है, वो कुछ स्टूपिड बिगेटेड बात बोलता है, फिर कहते हैं इन यूएस इट वाज नॉट पॉसिबल। अब इनमें से बहुत सारे लोग कभी यूएस गए नहीं, उन्होंने यूएस की पॉलिटिक्स को स्टडी नहीं किया, यूरोपियन पॉलिटिक्स क्या चल रहा है उसको स्टडी नहीं किया, बट रैंडम उनका वो है कि वो दिखाने के लिए कि वहाँ की। लेकिन मैंने जितना देखा है, जितना मैं और पढ़ रहा हूँ, इनफैक्ट इंटरनेट को जितना मैं और खंगाल रहा हूँ, मैं काफ़ी सारे राइट विंग पेजेस पे आजकल जाता हूँ यूएस के, या फिर रेडिट में जाता हूँ, इनके कमेंट सेक्शंस में चेक करता हूँ कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो यार मतलब उसी तरह से हैं, इंडियन राइट की तरह ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अलग है। वो मतलब सारी हरकतें, जैसे जॉर्ज फ्लॉयड का तो इसने ओपनली बोला है कि जॉर्ज फ्लॉयड वाज नॉट किल्ड, वो तो एक्सटेंडेड प्रोसीजर था, वो तो ड्रग एडिक्ट था तो अपने आप मर गया। मतलब ये तो मतलब कॉमन है, बट ये तो फिर भी इनके हिसाब से नॉर्मल चीज़ है इस पेयर में। मैं तो इनकी इतनी सारी चीज़ें पढ़ता हूँ और देखता हूँ, तो मेरे को लगता है कि भाई ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल पे है। जैसे इंडिया में बोलते हैं कि अगर आपको कोई इंडियन राइट विंगर कि आप बोल दो कि देश में महंगाई बढ़ रही है या फिर कहते गो टू पाकिस्तान, हाँ, वहाँ कहते हैं गो टू पोर्टो रिको। पोर्टो रिको में क्या करेगा भाई? पता नहीं क्या करे कई लोग बोलते थे उनपे। तो वहाँ का जो राइट है और कॉन्जर्वेटिव है, उसके तो बहुत सारे लेयर्स हैं, मतलब बहुत सारे लेयर हैं। कोई उनके अंदर जब उनके सब कल्चर में जाएगा राइट के, देन दे विल बी फैसिनेटेड कि किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। लोगों तभी ने ढंग से इंडियन भी आई थिंक काफ़ी रिलेट करते हैं उनसे ना, कि वो मैं काफ़ी इंडियंस को देखता हूँ आजकल, उनके जैसे बायो होती है ना, इंस्टाग्राम बायो और ये क्या कहते हैं ट्विटर बायोज, इनमें लिखा होता है जय हिंद और साथ में इजराइल की फ़ोटो। हाँ, आजकल इजराइल की फ़ोटो लगा रहे हैं। जय हिंद और इजराइल की फ़ोटो। कल किसी ने मेरे को गाली दी इंस्टाग्राम पे, मैंने कहा कौन है, कौन गाली दे रहा है। मैंने उसकी प्रोफाइल क्लिक की तो उसमें इंडिया का मैप और इसराइल का मैप लगा रखा। अरे यार भाई क्या तो क्या कर रहा है भाई? एक वो ट्विटर पे एक बंदा था यार, याद है? कौन? उसने बहुत ही वो डालता था कि हमारे साथ ये हो रहा है, इजराइल में आज बॉम्ब गिर गया, आज ये हो गया। फिर उसकी लोकेशन निकाली कि तू तो बिहार में रहता है भाई। बिहार में रहता है, और वो इजरायली के उससे कर रहा था कि इजराइल वॉर मॉनिटर और समथिंग लाइक दैट। तो सबको लगा इजराइल में रह रहा है इस वक्त, कोई जू है। वो पता चला कोई सतनाम में रहता है। रामधारी सिंह बसैया। बिहारी वो तो है, वहाँ से वो कर रहा था, मतलब इट इज बिहारी जू। मतलब तो वहाँ से लगा हुआ था। तो ये इंटरनेट पे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड है। बट राइट का मैं बता रहा था कि राइट में इनके बहुत सारे ग्रुप्स हैं। जैसे जो चार्ली का जो मर्डर था, चार्ली कर्क का, तो उसके अंदर पहले स्पेकुलेशन ये थी कि ये जो क्या बोलते हैं उसको, ग्रॉपर्स, तो बोल रहे थे कि इन पे शक है इनिशियली। तो मैंने कहा ये कौन है, फिर देखा तो पता चला कि ये राइट के अंदर जो लोग हैं जिनको लगता है कि चार्ली या फिर इनके जैसे लोग हैं जो राइट, जो खुद कंजर्वेटिव हैं, विवेक रामास्वामी है और ये सारे लोग हैं, सो दे थिंक दे आर नॉट रेडिकल इनफ
सो वो थोड़ा सॉफ्ट है इमिग्रेशन को लेके, और वो थोड़ा सॉफ्ट है क्रिश्चियन आइडियाज़ को लेके। हाँ, ये तो वो उससे ब्लैक hate करते हैं। रिप्रेजेंटेशन को लेकर के हाँ, भी ब्लैक ओपन है। मतलब उतने रेडिकल नहीं है। उनको ये बोलते हैं कि दे आर कंजर्वेटिव या फिर नॉर्मी कंजर्वेटिव। फिर उसके अंदर दूसरे हैं नियो नाजीज आर टोटल टेररिस्ट वाली जो आइडियोलॉजी है कि मारो पीटो। एक मेनोस्पेयर भी है इनका, इंसेल्स का, वो भी है। वो उनका ऑल्दो आइडियोलॉजी अलग है, बट दे आल्सो मिक्स अ लॉट। इंसेल समाज का, इंसेल समाज पार्टी का। तो कॉन्जर्वेटिव 36 बिरादरी। तो बहुत सारे राइट के अंदर यूएस का, और क्रिश्चियन नेशनलिस्ट अलग हैं। फिर उसके अंदर वो क्या बोलते हैं इनके इवेंजेलिकल प्रोटेस्टेंट, जो कि सबसे बड़ा ब्लॉक है ट्रम्प सपोर्टर, ये भी अलग है। फिर नए जो आए हैं वो आए हैं लिबर्टेरियन राइट विंगर, जैसे कि इलॉन मस्क है आपका। मुझे तो जो रोगन भी अब आई थिंक वो बड़ा इनिशियली बड़ा स्मार्टली ही वाज ट्राइंग टू पुट हिमसेल्फ एज अ लिबरल पर्सन, बट अब तो इट्स क्लियर दैट उसकी आइडियोलॉजी भी उधर ही शिफ्ट हो चुकी है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने कैसे टेक ओवर किया पूरे, मतलब गन कल्चर पे तो हम आएंगे, बट मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने किस तरह से राइट ने वहाँ पे टेक ओवर किया। जबकि अगर आप एक टाइम पे देखो, देन द प्रोग्रेसिव एंड द वोक आइडियोलॉजी वाज इन फैशन, और पूरा अमेरिका एक टाइम पे जैसे BLM आया, ब्लैक लाइव मैटर्स, जो काफ़ी पहले से था, लेकिन जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद में फिर पूरे US में सारी तरफ प्रोटेस्ट होने लगे। और फिर कॉरपोरेट्स ने भी वोक आइडियोलॉजी को अपनाना शुरू कर दिया, बहुत सारे कॉरपोरेट्स ने। बट धीरे धीरे इन्होंने साइड बाय साइड, फिर कई लिबरल्स भी थे ऑल्दो उसके अंदर जो वोक के अगेंस्ट थे। दे थॉट दैट ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है अभी। इनफैक्ट कई मार्क्सिस्ट ने फिर वोक आइडियोलॉजी के खिलाफ बहुत आर्टिकल लिखे कि दे आर नॉट मार्क्सिस्ट बिकॉज दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द वर्किंग क्लास एंड इट्स अ वेरी एलीट कॉलेज आइडियोलॉजी। तो वोकिज्म का हल्का सा डिक्लाइन शुरू हुआ, फिर इनका इतना फोर्सफुली राइज शुरू हुआ, स्पेशली एलॉन मस्क ने और ट्रंप ने, दोनों ने मिलके एक वर्ल्ड ओवर जी आइडियोलॉजिकल लेंस था उसको घुमा दिया इन्होंने। आई थिंक वोकिज्म का एक अजीब सा फटीग आ गया लोगों में, आ गया मेजर फटीग आ गया यार, बोर हो गए यार। अभी कितना मॉरल पुलिसिंग करें भाई, कितना करें, मतलब थक गए हैं कि ये ऐसे इस तरीके को, इसको अप्रोप्रिएट मत करो, इसको वो मत करो, ऐसे मत बोलो, उसको ये मत बोलो, इस चीज़ के लिए अपोलोजाइज करो। बंदा पूरा टाइम माइनफील्ड पे चल रहा है। हाँ, लेकिन इसमें मेरे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है कि जो लेफ्ट है और जो राइट है, मतलब जो लेफ्ट लिबरल वो है पूरा जो फैक्शन, और जो राइट है वो अगर आप वोकिज्म को चेक पे रखने की बात करो तो उनकी एक सिमिलर अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ को लेकर के। नोटिस करा है? मतलब दिस इज़ वन थिंग दे ऑल अंडरस्टैंड इन द सेम वे। मतलब कि राइट को ये लगता है कि यार ह्यूमन राइट्स ख़त्म करने की बात हो रही है, और बेसिक सिविल राइट्स और किसी की आइडेंटिटी, कोई भी चीज़ जो है आप पूरी तरह ख़त्म कर सकते हो अगर आप वोकिज्म को चेक पे रखने की कोई बात कर रहा है। तो उनको ये समझ में आता है, उसके लिए वो चीयर करते हैं। और जो लिबरल वो होता है फैक्शन, उसको लगता है कि ये ख़त्म करने की बात कर रहे हैं पूरी तरह। ये चाहते हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पूरी तरह ख़त्म हो जाए, और पूरी तरह किसी को भी डिग्रेड कर सकते हो आप, किसी की आइडेंटिटी को, किसी पर। दोनों को सेम ही चीज़ समझ में आ रही है, और दोनों के रिएक्शंस अलग हैं एक चीज़ को लेकर के। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ये एक चीज़ है जिस पे इनकी सिमिलर अंडरस्टैंडिंग है, जो कि गलत है एक्चुअली। इनफैक्ट इंडिया के अंदर बहुत सिमिलर है ना, मतलब जो लिबरल हैं वो सारे अपर कास्ट से आते हैं ज़्यादातर। इनफैक्ट अभी रीसेंट टाइम में थोड़ी बहुत जिनको ये वोक आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करें, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो दूसरी आइडेंटिटी से थे वो भी आगे। अदरवाइज़ तो पूरा का पूरा थॉट पे कब्ज़ा, पूरा का पूरा स्पेसिस पे कब्ज़ा इन्हीं का था। मतलब हर चीज़ में। मैं कल एक किसी का वीडियो देख रहा था, वो हिंदी राइटर्स को बता रहे हैं कि कौन कौन अच्छे हिंदी राइटर्स आपको पढ़ने चाहिए। सारी लिस्ट वो जो बता रहा है वो सारे अपर कास्ट है। उसको खुद को भी रियलाइज़ नहीं हो रहा, बोले क्या बोल रहा है भाई। ये सारे के सारे खैर ये हिंदी उसमें तो बहुत हिंदी में तो पूरा था डोमिनेशन। जो हम देसी लिटरेचर और ये बोलते हैं ना, वो बहुत ही मतलब पूरा डोमिनेशन है, कंप्लीट मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास उन्हीं का डोमिनेशन है, और किसी को आने नहीं देते थे। इनफैक्ट बाकी जितने भी फील्ड थे, एक्टिविज्म में देख लो,
तुम्हें कोई दलित इंटेलेक्चुअल देखने को मिलेगा ही नहीं, मतलब बहुत साल पहले जो मेन स्ट्रीम में आ रहा है। दलित की बात होगी तो वो लोग कहेंगे जो है नहीं खुद, तो सिर्फ वही लोग थे। तो वो तो रिसेंट टाइम में इतना फोर्सफुली वेव चेंज की है कि नए लोग निकल के आ रहे हैं, नए लोग उसकी बातें कर रहे हैं। अदरवाइज तो पॉसिबिलिटी कुछ थी नहीं। वो का आइडियोलॉजी बोल दो, मतलब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बोल दो, उससे मेरे भी बहुत सारे डिसएग्रीमेंट है। लेकिन ये जो सिंगुलर नैरेटिव को तोड़ने में इसका जो हाथ है, उसको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। बोले ये हो क्या रहा था यार इतने सालों से, मतलब कोई वॉइस थी नहीं इंडिया के अंदर, कोई इंटेलेक्चुअल्स थे ही नहीं इंडिया के अंदर, एक्टिविस्ट थे ही नहीं, पॉलिटिकल थिंकर थे ही नहीं इंडिया के अंदर, कोई नहीं था। तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इंडिया का जो इशू है वो बहुत ही डीप रूटेड है बिकॉज ऑफ द कास्ट। यहाँ पे सिर्फ राइट लेफ्ट वाला इशू नहीं है जैसे यूएस में होता है। तो ऑल्दो बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं यूएस पॉलिटिक्स को यहाँ पे, तो वो लगता है कि उनको कि यहाँ पे भी ऐसा ही इशू है। पर इसमें इंडियंस भी बहुत निकल के आ रहे हैं। जो चार्ली कर्क का वो हुआ है उस पे कुछ कुछ वीडियो दिखाना, वो एक आंटी का वीडियो था चलाना, दिखाते एक बार। अरे यार वो What a shame, man. What a shame. A man here has died and people, they are sending congratulatory messages on his death. People are tagging me and saying, Auntie, क्या लगता था? बाप लगता था आपका? Is this the way? Is this Indian culture, my dears? Is this for what we are here now to see and hear our young generation they're up to? And what was his fault? Just that he was a spiritual leader. He wanted you to follow the path of God, follow the path of Almighty. So what if you had differences of opinion with him? व्हाट अ शेम मैन, व्हाट अ शेम ऐसे करके शुरू होता है। बहुत क्यूट है। पर आई थिंक शी माइट बी क्रिश्चियन, विच इज़ वाई शी अंडरस्टूड कि अरे यार वो तो सिर्फ क्रिश्चियन फेथ को प्रमोट कर रहा था। और ये मतलब वही है ना, हाफ अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी चीज़ों की। आपको इस चीज़ से तो मतलब नहीं है कि वो ये बोल रहा है कि मेरी बेटी का अगर वो हो गया, रेप हो गया, तो फिर मैं उसको एबॉर्शन नहीं कराऊंगा, बच्चा करने चार्ली का दूंगा। जुबली में एक वो है, हॉरिफाइंग स्टेटमेंट्स हैं उसकी। और इवन रफ्तार रैपर ने भी बोला ना कि चार्ली का मर रहे और ऐसा। चार्ली कर्क कुछ तो था कि ये वो, लेकिन ठीक है आप कंडेम कर सकते हो वायलेंस को, लेकिन उसके नीचे हैशटैग भी लगा रखता है, द गुड डाई यंग ऐसे कर भाई गुड डाई यंग कैसे हो सकता है? मतलब अरे मेरे भाई, अरे गुरुजी, अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है यार। उसके बाद तो मतलब इंडियंस ऐसे निकल के आ रहे हैं कि उनका पता नहीं क्या रिलेशन है वो उससे। यूएस से रहता है उनका फैसिनेशन, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। जैसे बीएलएम चल रहा था तो करीना कपूर ने बोला कि ब्लैक लाइव मैटर्स, तो काफ़ी लोगों को सरप्राइजिंग लगा कि इसको क्या पता वहाँ पे क्या पॉलिटिक्स है। लेकिन बाद में समझ में आया कि शी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ के हाँ करीना कपूर खान। तो वो एक यूएस का कल्चरल जो रिपल है वो इंडिया में हमेशा फील होते हैं। वहाँ पे जो भी चल रहा है हमें वी हैव टू गिव आवर हाजिरी। और इंडियंस अलग निकल के आ रहे हैं भाई इंटरनेट। किसी ने लिखा था अब रण होगा। क्यों होगा भाई? किस बात के लिए? तू कौन है? कानपुर में रहता है तेरी। हाँ मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था। देयर इज वन यूट्यूब चैनल विच इज़ वेरी गुड, चैनल 5। तो जो डिबेट कर रहा था चार्ली को उस टाइम पे, उसका इंटरव्यू लिया उन्होंने, वेरी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू। तो उसमें वो बोलता है कि दे वर डिस्कसिंग अबाउट गन वायलेंस उस टाइम पे, और बोल रहा कि मैं बात कर रहा था और अचानक से उसको शूट कर दिया। बोलता मैं सामने खड़ा था, बोलता मुझे समझ ही नहीं आया क्या हो गया। तो बोलता मुझे काफ़ी टाइम लगा उसको प्रोसेस करने में, बट बोलता आई एम फ्रॉम लेफ्ट। बट उसका ये था कि मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे उसकी डेथ को। बहुत सारी यूएस में भी, इंडिया का तो चलो वहीं का एक रेप्लिका होता है, बट यूएस में बहुत सारे जैसे ट्विटर पे और तो लोग दे वर सेलिब्रेटिंग दिस डेथ, तो उसके वो अगेंस्ट था। अब क्या है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई बंदा आपको बोल रहा है कि यार तुम सेलिब्रेट क्या कर रहे हो, तो वो सीधा उस डिबेट को इस पे ले जाए तो हम कंडेम करें? भाई कंडेम मत करो। मतलब आप ये भी तो देखो ना कि थिंग्स कैन गो साउथ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल देयर। मतलब स्टूडेंट्स आर एक्चुअली वेरी स्केर्ड, क्योंकि उनको पता ही है भाई कि
उन पे भी हो शूटिंग्स सकता है। कितनी कॉमन और है यार शूटिंग उनके कितनी यहाँ। कॉमन है। आप हमारे यहाँ तो बच्चे निकल करके वही जय हिंद इजराइल की फोटो ये तो कर सकते हैं ना, पर उनके यहाँ तो एक्चुअली स्कूल्स में शूटिंग होती है, कितनी चीज़ें बहुत होती हैं, common है। और वो गोरे ही करते हैं, हाँ हाँ, गोरे ही तो करते हैं वो, और सबसे ज़्यादा शूटिंग वहाँ गोरे करते हैं। गोरे ही करते हैं। और ये लोगों ने पेंट करा नहीं, ब्लैक है, ब्लैक ऑन ब्लैक वायलेंस है, ये है वो है। अब यहाँ बोल देते भाई मुसलमान मुसलमान की जेब काटता, देखो यहाँ का तो मुसलमान है, पर भाई मुसलमान है या सिख है हिंदू, वो तो अपने थोड़े इनिशियली कोई भी रेफ्यूजी होता है अपने गेटोज़ में रहता है ना, या कोई भी माइनॉरिटी होती है वो अपने गेटोज़ में तो रहती है ना। वैसे ब्लैक्स गेटोज़ में रहते हैं, उनको भी उन्होंने प्रोपागेंडा सेल करा है ब्लैक ऑन ब्लैक वायलेंस है, क्योंकि फायर आर्म्स जो है उसका जो वायलेंस है वो ब्लैक्स ही कर रहे हैं, और वो तो ब्लैक्स के ऊपर ही करते हैं, तो इतने बुरे हैं उस तरीके से। लेकिन कंडेम जैसे मैं 50 सेंट ने एक कोड डाला था जो रैपर है, तो उसने कुछ तो बोला था, मैं एग्जैक्ट कोड मेरे को याद नहीं, तो उसने बोला था कि व्हाट द फक हैपेंड, और आई थिंक ही सेड समथिंग ऑन द लाइन्स ऑफ के यू नो व्हाट टाइम इट इज़, आई डोंट नो व्हाट टू से बट आई नो व्हाट टाइम इट इज़, इट्स द टाइम यू बेटर शट द फक ऑफ। मतलब डोंट से एनीथिंग राइट नाउ, मतलब इट्स नॉट कि आप उछल उछल के अब ये बोलो हाँ ये हो गया वो हो गया। रिएक्शनरी चीज़ें अच्छी हैं भाई, मतलब अंदर बैठ के। इवन ममदानी ने भी कुछ बोला, तो उसके ऊपर भी लोग बोले कि ये भी बिकाऊ है। ममदानी की कैंसिलेशन शुरू हो गई। ममदानी का फटीक शुरू हो गया, जो आना ही था। मैं देखते देखते ये सोच रहा था कि ममदानी से कब बोर होंगे लोग, एक वो क्योंकि कोई ये वेव है, कल्चरल वेव है। हाँ। अगर आप स्टडी करो, सबसे पहले आप जो इंसान है उससे ज़्यादा उसको चढ़ा दो और गॉडली बना दो कि भाई ममदानी जो करेगा सब सही करेगा। जरूरत से ज़्यादा आपने चढ़ाया। ममदानी अपनी जगह ठीक है, वो कर रहा है उतना ही कर रहा है। फिर अचानक से कुछ स्टेटमेंट उसको देने पड़ेंगे, बिकॉज ही इज़ अ मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन, ही इज़ नॉट सम फ्रिंज तो है नहीं, तो उसको पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। वो फिर आप उसको गिराते जाओ और चप्पल मार के और नीचे गिरा दो। तो ये सेम फॉर्मेट चलता है। तो जैसे किसी को ओवर रोमांटिसाइज करते हैं, तो मुझे पता है अब इसका फॉल बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये वोकिज्म वाला थोड़ा सा इसमें है कि जब आपको वोक्स ऊपर चढ़ा लें, मतलब जो लिबरल वोक्स हैं, जो प्रिविलेज लोग हैं, वो आपको ऊपर चढ़ा, तो आपको ऐसे पेडिस्टल पे पहुंचाते हैं जहाँ पे वो एक तो आपकी आइडेंटिटी इरेज कर देंगे, हर चीज़ इरेज कर देंगे। आप एक पेडिस्टल पे हो जहाँ पे आपको एक कैरेक्टर प्ले करना है अपराइट इंसान का, जो ज़ीरो मिस्टेक्स कर सकता है, जो मतलब पॉलिटिकल चीज़ों से नेविगेट करने के लिए हल्का सा भी इधर उधर नहीं जा सकता। वो कर दिया आपने तो फिर भाई होते रहो, Pookified कर दो। हैशटैग पे हैशटैग। हाँ कि ये सब पूकी, अरे पूकी ने ऐसे कैसे कर दिया? हाँ, ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। गन वायलेंस पे बात करते हैं। बट गन वायलेंस का मेरे को लगता है कि अभी अंकल आंटी बोलते हैं कि अरे यार इनके गानों में देखो तुम, क्या मशीन गनें चल रही हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है, विच इज़ लाइक डिबेटेबल कि हाँ वो प्रॉब्लम है ये वो। लेकिन आप तो अजय देवगन की फिल्में देख के बड़े हुए हो यार, उसमें तो मशीन गनें चल रही होती हैं, क्या कुछ नहीं चल रहा होता धर्मेंद्र की फिल्मों में। तो फिर तब भी तो चीज़ें बनी रही थी। ऑल्दो इंडिया में एक पैरेलली गन का लव बहुत है, जैसे देसी कट्टा ये वो इलीगल है। उसका भी एक लॉजिक है, कॉलोनियल लॉजिक है कि इंडिया में क्यों नहीं है गन्स लीगल और यूएस में क्यों है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ो तो, कि यूएस जो है वो बेसिकली ब्रिटेन उसको रूल कर रही थी, 13th कॉलोनी आई थिंक उसको बोलते थे। तो जब वो ब्रिटेन से फाइट कर रहे थे यूएस के लोग, तो यूएस को जब इंडिपेंडेंस मिली थी 1776 4 जुलाई, तो उस टाइम पे जैसे इनको मिली तो कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने सेकंड अमेंडमेंट में लिख दिया कि प्राइवेट सिटीजन को गन कैरी कर सकते हैं। वो इसके लिए था कि दोबारा उन पे रूल ना कर ले कोई। तो उन्होंने बहुत जल्दी ये रूल बना दिया कि सेकंड अमेंडमेंट में आपकी राइट है कि आप गन ले लो। और एक पैरानोया था कि दोबारा हम पे कोई ना रूल कर ले, उस टाइम का था वो 1776 का, कि कोई और ना रूल कर ले हमारे ऊपर, जैसे ब्रिटेन ने किया था। तो उन्होंने सेकंड अमेंडमेंट में डाल दिया, तो वो हुआ। फिर लेकिन धीरे धीरे जैसे इंडिया के अंदर जो कॉलोनियल जो टाइम्स था 1857 का जो वो हुआ था रिवॉल्ट, तो उसके बाद से इन्होंने गन एक्ट लागू कर दिया और उसमें इन्होंने वो कर दिया कि कोई भी सिटीजन गन नहीं रख सकता। तो कॉलोनियल रूल था। फिर इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके बाद भी वो कैरी हुआ, तो इंडिया में नहीं रख सकते। तो वहीं से चालू है गन रखने का कल्चर, जो कि सेकंड अमेंडमेंट की राइट है। इनफैक्ट चार्ली का खुद का एक वीडियो था जिसमें ये बोल रहा है कि इट्स ओके टू हैव सम डेथ सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेकंड अमेंडमेंट। तो सेकंड अमेंडमेंट उनके लिए इतना ज़रूरी हो गया, स्पेशली राइट विंगर्स के लिए और कॉन्जर्वेटिव्स के लिए, कि जो गन लॉबीज़ हैं वो अपने आप को एज अ सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन बताती है।
कि वी आर सिविल राइट ग्रुप्स। उन्होंने नाम ही चेंज कर दिया कि हम एक इंडिविजुअल की राइट को प्रोटेक्ट करें, सिविल राइट ग्रुप। तो एक तो इनका ये कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा, धीरे धीरे जो ये लॉबीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी थी, जैसे NRA है, नेशनल राइफल एसोसिएशन, ऑल्दो आजकल बहुत सारे हैं उसके अलावा भी, तो ये जैसे ही कोई भी डिबेट या फिर कुछ होता था कि गन को हमें वो करना है या फिर ये करना है, तो उसको वो ब्रूटली अपोज करते थे अपने इन्फ्लुएंस के थ्रू। फिर तीसरा, ऑब्वियसली पॉपुलर कल्चर के थ्रू इन्होंने पूरा US की आप फिल्म्स देख लो या फिर पॉपुलर वो देख लो, उसमें गन का एक बहुत सेंट्रल रोल है। काउबॉय फिल्म्स हैं जॉन फोर्ड की, या फिर ब्रायन द पाल्मा की जो स्कारफेस है उसमें Say hello to my little friend. तो इतना कूल उन्होंने बनाया कि गन रखना, गन वो करना, तो वो है। कूल तो बनाया इन्होंने, साथ में वो पैरानोया भी क्रिएट किया कि आप तो किसी है। को ट्रस्ट नहीं कर सकते, हाँ, वो कोई US का आउटसाइडर है, central है। कोई इमिग्रेंट है, गन रखो। गन रखो। और इनफैक्ट Crime control, crime जब भी control. कोई डेथ होती है गन रिलेटेड, तो ये कहते हैं वी नीड लॉट मेनी गुड गाइज विद गन टू फाइट विद बैड गाइज विद गन। पहले मुझे लगता था कि कितना इजी चीज़ है ना भाई, अगर बच्चों को कोई मार रहा है आपके, मतलब स्कूल में जाके कोई बच्चों को मार रहा है, तो इंडिया में भी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वो कर देते हैं भाई बैन। जैसे Dream 11 बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर रहा था, Dream 11 बैटिंग ऐप्स जितने भी थे, और आप उसके डेटा निकालोगे, यू विल बी शॉक्ड कि स्मॉल टाउन्स में क्या चल रहा था, स्टेक्स, Dream 11, ये वो। उसको बैन किया इंडिया ने फाइनली, जबकि इसके बड़े ये तो इंडियन टीम का स्पॉन्सर था Dream 11 BCCI का। वो इतने बच्चे बर्बाद हो रहे थे गैम्बलिंग के थ्रू, उन्होंने बैन कर दिया। तो वही मेरे दिमाग में आ रहा था कि US वो तो कोई चीज़ चलती है, फिर पॉलिटिक्स अलग है, क्रिकेट अलग है। अब वो पाकिस्तान के साथ मैच भी हो रहा है, वो सब चीज़ें हैं। कल कम से कम 98% इंडियंस ने मैच देखा था इंडिया पाकिस्तान का, और 2% ने झूठ बोला। तो मतलब बिना बात ही करे सभी देख रहे हैं। बट खैर वो तो क्रिकेट वाला पॉलिटिक्स तो खैर वो अलग है। ऑल्दो चार्ली गर्ग को जिसने मारा है, वो लेफ्टिस्ट है, अभी बात आ रही है। मतलब बोल तो सबसे पहले न्यूज़ आई कि उसका पार्टनर ट्रांस है। हाँ, सबसे पहले इन्होंने टाइटल डालने शुरू किए उसका जैसे पार्टनर ट्रांस है। इंडिया में करते पैरानोया हैं। क्रिएट करते हैं Paranoia धीरे create, धीरे हाँ। धीरे धीरे। इसका पार्टनर ट्रांस है, और ये डिस्कॉर्ड पे बैठता था, गेमिंग खेलता था, वीडियो गेमर। He was into dark corners of internet। उता के जो है ना वहाँ का गवर्नर या मेयर का स्टेटमेंट है, he was into dark corners of internet। इनफैक्ट मैं इनका वो तेरे को क्योंकि वो डार्क कॉर्नर्स ऐसे ही अवेलेबल है ना भाई लाइव। मतलब कौन बच्चा नहीं जाता यार डार्क कॉर्नर्स पे। कुछ तो लिखा था, से हेलो टू फेसिस्ट, ऐसे कुछ था, उसकी गन पे कुछ लिखा हुआ था, उसने गन पे कुछ लिखा हुआ अच्छा, उसकी था। बुलेट पे भी आई थिंक हाँ, कोई कुछ वो था था ना। वो। हाँ, काफ़ी क्रेजी कंट्री है देखा जाए तो। फिर उसने कुछ लिखवा रखा था, बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ। वो ऐसे ही बोल रहा है अपनी ऑफिशियल में। नेपाल में भी तो ऐसी तरीके से उन्होंने किया था ना कि वो पोस्टर लेके चल रहे थे कि पुलिस नो, ऐसे कुछ पुलिस नो, और फिर वायलेंस यस, ऐसे करके कुछ वो रखा हुआ था उन्होंने। नेपाल वाला तो एक अलग ही डिबेट है। बट हाँ, इनफैक्ट नेपाल में अभी मैं पॉडकास्ट करूँगा 5 बजे, तो 2 जेनजीज हैं। I got 2 Gen-Zs who are the forefront। जेनजी समाज के लोग, जेनजी समाज के कुछ लोग हैं। Although मैं इससे गन का गाने, बहुत सारे गाने जो थे गन इंडिया के अंदर, वो बैन हुए हैं बिकॉज ऑफ गन ग्लोरिफिकेशन। लाइक फॉर एग्जांपल मासूम शर्मा was our गोट, NRA गोट। he was the president of NRA, National Rifle Association in India। तो उसके बहुत सारे गाने थे जिसमें गन्स का ओपनली ग्लोरिफिकेशन है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने बैन कर दी, गाना ही बैन कर दिया, गन तो छोड़ो, गाना ही बैन कर दिया उसके, जिसमें वो गाना एक कटोला झील के भीतर। पर मतलब आपने बैन तो कर दिया, बट आप क्या बोलोगे लोगों को? अगर जैसे एक वो चलता है ना कि लोग बाहर भी ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि भाई तुम ये गन वायलेंस क्यों सुन रहे हो, या फिर ये गाना इतना मतलब इसमें वायलेंस है, सिर्फ वायलेंस गन्स पे बेसिस पे नहीं है, मिसोजिनी है, ये है वो सारी चीज़ें तो चलती हैं सब साथ में। इन लोग बंदा व्हाट डू आई डू इफ द बीट ग्रैब्स मी,
What do I do if the beat grabs me? एक खटोला जे क्या करेगा भाई बंदा? भाई, तुम गाना ये बैन तो- कर दो, मैं तो गा रहा हूँ ना कि एक रशिया की मुँह पे बंडाने एक कैसे चले अच्छी में फेरिंग वाला। भाई क्या करेगा बंदा इसमें? गाना बैन कर दोगे तो क्या था? ठीक है, L1 के जाने ठेके L1 की दारू वाले जाने सारे जाने। टेढ़ी आँख थी तो कर दे इशारा गोरी इशारा बिल्लो। तो वो है इनफैक्ट मेरा फेवरेट गन, एक गाना है वो पूरा गन उस पे है, बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसके टाइटल है मैं जिस दिन जमानत पे बाहर आऊँगा, तेरी पिस्टल मेरी पिस्टल से महंगा तेरा लहंगा लाऊंगा। अभी भाई राइमिंग तो है इसमें। कितना इंटरेस्टिंग है, जिस दिन जमानत पे बाहर आऊँगा, मेरी पिस्टल से महंगा तेरा लहंगा लाऊंगा। मतलब ऐसा गुलजारिश काइंड ऑफ अ मीटर है इसके नॉट अंदर। इवन जावेद मीटर अख्तर है, के जावेद जावेद अख्तर गॉट नथिंग ऑन दिस गाय। नथिंग, दिस इज मच बेटर देन दर्द डिस्को। तो इंडिया में ऐसे हैं बहुत सारे गाने हैं, हरियाणवी इंडस्ट्री में बहुत हैं। सिद्धू वॉज ऑल्सो द विक्टिम ऑफ गन वायलेंस, और उसके गानों में भी बहुत ग्लोरिफिकेशन था गन्स का। तो इंडिया में ऑल्दो रैप है तो रैप इज टेकन फ्रॉम दैट कल्चर यूएस वाला, तो सेम वो उसको कर रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पे गन्स का उतना आई डोंट थिंक ओनिंग का उनके यहाँ तो वो भी ग्लोरिफिकेशन है है। ना, पूरा ब्लैक पैंथर है, मैल्कम एक्स का आइडियोलॉजी है कि इट्स बेसिकली बाय एनी मींस नेसेसरी। आप वहाँ पे रख रहे हो तो आपको घर पे रखना है, अपने बच्चे प्रोटेक्ट करने हैं, अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करना है, वो वाला दे रखा है कि आपका फादर्स अवेलेबल नहीं है। क्रैक एडिक्शन इतनी थी, और मतलब वो हेरोइन एडिक्शन Absent fathers से। एब्सेंट फादर्स का पूरा है कि अब माँ बच्चे रख रही है साथ में, वो वैसी मतलब ये बहुत सारे डिबेट्स उनके चले, वहाँ से वो लोग लेकर के। ऑल्दो उनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है इस चीज़ से, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप वाइट हो, मैं ब्लैक हूँ, हम दोनों गन्स लेके चल रहे हैं, तो भाई पकड़ेगा वो मेरे को वैसे ही। वहाँ पे पुलिस वाला आएगा तो वो मेरे को पकड़ ही लेगा ना। वो मतलब वहाँ पे ये प्रूवन है कि अगर एक ब्लैक बंदा गन रख के चल रहा है तो उसको पुलिस से भागना है। ऑल दो उसके पास ऑथराइज्ड गन हो, सब कुछ हो, वो आप पे डाल देगा कि आपने थ्रेटन किया, ये वो सारी चीज़ें, तो कुछ नहीं कर सकते आप उसका। आपको फिर वहाँ से बेल मिलनी जो भी होता है वो सब मुश्किल हो जाता है। आई थिंक ये तो कोई यूएस में जो रह रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स वो बता सकते हैं, क्योंकि इन ऑल्दो मैंने कुछ लोगों से सुना था कि जैसे इंडिया में रोड रेज होती है, वो यूएस में पॉसिबल नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। आई डोंट नो इफ इट इज़ द रियलिटी, समवन ऑफ यू कैन टेल मी, क्योंकि दोनों के पास गन हो सकती हैं। तो आप जिससे लड़ रहे हो उसके पास भी गन हो सकती है, जिसके आप वो कर रहे हो उससे भी गन हो सकती है। तो रोड रेज इज़ नॉट इन द वे दैट हैपन्स इन इंडिया, जो कि एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है, बहुत ही कॉमन है रोड रेज होना, एक दूसरे को गाली देना और बीच में लड़ना, है तो सबसे कॉमन चीज़ है। तो वहाँ पे गन के चक्कर में बोलते हैं कि और रोड एसर्शन पे, रोड पे आपकी गाड़ी का एसर्शन वो सब शुरू हो जाता है। जैसे अभी एक कोई ईवी कार का किसी ने डाला हुआ था पीछे के डोंट हॉन्क ईजिली एग्रीवेटेड, ऐसे कुछ तो था, मतलब किसी ने पीछे ऐसे चीज़ें लिखवाते हैं। फिर वो एक कास्ट फ्लेक्स तो होता ही नहीं, है। इंडिया में कास्ट फ्लेक्स तो होता है, लेकिन मेरा जो एक पॉडकास्ट मैंने किया था उसके साथ गगन के साथ, उसने बोला था कि जैसे इंडिया के अंदर थार है, वैसे यूएस के अंदर हीलियक्स। नहीं मतलब उनके अपने वही जो उसने कहा कि वो जो ट्रक्स हैं, टोयोटा के जो ट्रक्स हैं वो GMC सेम वगैरह ही के। है, बोले कि वो ऑलमोस्ट सेम ही है वहाँ पे। ऑल्दो इंडिया में तो कोई रूल नहीं है, बट वहाँ पे रूल्स वो हैं कि उनकी बीस्टलीनेस को उन्होंने इतने हाइपर रूल्स के थ्रू उन्होंने कंट्रोल कर रखा है कि रूल्स बहुत स्ट्रॉन्ग, रेगुलेशन रूल्स वो बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ के। तो उसके चक्कर में उनकी रोड्स थोड़ी कंट्रोल में आ जाती है। इंडिया की रोड हमारी रोड ऐसी है, वो पहली बंदा कंट्रोल में रहता है। मतलब आप ज़्यादा तेज़ तो चला बरसात नहीं में तो, सकते, हाँ। सब टूटी पड़ी है। इनफैक्ट आप बहुत सारे स्कूटर्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि पॉट होल्स को वो पहले ही बता देंगे आपको। कई लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, एक में टाटा का एडवर्टीजमेंट दे रहा था कि दिस इज़ द ईवी, तो वो बेसिकली पूरी रोड दिखा रहे हैं पहले कि ये देखो एंड ओनली टाटा कैन गो, टाटा ईवी हैरियर। तो अब पॉट होल्स के साथ जीने का तरीका हमने सीख लिया है कि पॉट होल्स मत हटाओ, उनके साथ जीने का एक वे ऑफ लाइफ बना दो कि इसके साथ हमें कैसे जीना है। टेक्नोलॉजी अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आया जिसमें एक कोई लेडी है वो थार खरीद रही है। थार ओनर तो हाँ। की तो एक पर्सोना हमें पता ही है कि बॉस है। कैसा होता है।
नहीं, दिमाग नहीं है पहली बात तो पहली बात तो दिमाग पूरा खाली, जेब भरी हुई, वो है। तो वो खरीदने गई और उसने सोचा कि नींबू, वो जो तोड़ने की रस्म होती है खरीदने पे, आई डोंट नो होती है कि नहीं, बट हाँ नींबू तोड़ना था उसको नींबू गाड़ी से। तोड़ना? आई डोंट नो, आगे अच्छा नींबू अच्छा, समझ तोड़ते गया हैं ना। समझ गया, हाँ हाँ हाँ। ऑल्दो ये काफ़ी वायलेंट है, किसी ने मेरे को बोला कि ये कुछ इसका एंशियंट वैदिक काल में देखो तो इट्स मोर लाइक अ ह्यूमन सेक्रीफाइस का सिंबॉलिक। हाँ हाँ। वो किसी ने मेरे को बताया, आई डोंट नो दैट कि ये है कि नहीं, बट वो नींबू उन्होंने तोड़ा जैसे ही उस लेडी ने, तो पता नहीं क्यों नींबू पे कुछ ज़्यादा तेज़, तो जैसे ही नींबू पे उसने चढ़ाया तो गाड़ी आगे जाके फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गई। उसकी थार उल्टी हो गई, एकदम नई थार, शोरूम में नींबू चढ़ाया तो फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गई। फिर बहुत लोगों ने मतलब थार के हेटर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, मैंने भी इसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया है, मतलब ऑनलाइन ट्विटर वगैरह पे थार हेटर्स को एक साथ जोड़ने में तो वो काफ़ी बोल रहे थे कि तो उसके, हाँ वही थार ओनर्स का मजाक उड़ा रहे थे, ऑल्दो उसको लगी नहीं, लेडी का खुद का आया था इसका स्टेटमेंट कि मेरा लोग मजाक उड़ा रहे, मुझे को बिल्कुल नहीं लगी, आई एम टोटली फाइन, मैं तो नींबू तोड़ रही थी तो गिर गई, उल्टी हो गई। मैंने कहा ओके नींबू। बाप रे, ये तो डेंजर है यार। क्योंकि थार, मेरे को लगता है आप थार देख रहे हो अगर सड़कों पे, तो आप एक्चुअली बता सकते हो कि इंडिया का ब्रेन ड्रेन कितना रेशियो कैसा, आप हाँ, समझ सकते हो। हाँ। कितनी थार है सड़कों पे, आप समझ सकते हो इतना ब्रेन और दे आईक्यू चुका है। इतनी आपकी हाँ, वो खत्म हो जितनी चुका है मतलब सड़क पे थार, उतना ही प्रोपोर्शनली, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके कंट्री का आईक्यू बेसिकली ये हो गया ना। क्योंकि चंडीगढ़ में जाता हूँ तो चंडीगढ़ में ऐसा है कि चंडीगढ़ एक तो ऐसा लगता है कि वो महिंद्रा का एक एक्सटेंडेड शोरूम का पार्किंग लॉट है। मतलब उसकी बेसिकली वो लाख रोबिसोर ने जो है वो लाख रोबिसोर ने जो है कि मेरे को लग रहा है उसने डील करी थी उसके साथ, आनंद महिंद्रा के साथ तब तो, कि भाई मैं बहुत बड़ा पार्किंग लॉट बना के जा रहा हूँ। क्योंकि वहाँ क्या है कि आपके मार्केट्स ऐसे हैं और बीच में खाली खाली जगह है पार्किंग जगह करने है, हाँ। तो लोग लगाते थे अपनी ऑल्टो, अभी तक तो मारुति 800 चल रहा था वहाँ पे, और बलेरो। अब थार ही थार है, थार ही थार है, हर जगह थार ही थार है। सही में ऐसा लगता है आप महिंद्रा के पार्किंग लॉट में आ गए हो। पूरा चंडीगढ़ यही है इस टाइम पे। मतलब बट चंडीगढ़ फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग शहर है, मतलब कितना सुंदर है बसाया हुआ, सेक्टर्स 13, 14, Designed है 15, पूरा। 17, सेक्टर 17। पहले मेरा ड्रीम था कि सेक्टर 17 जाना है। जब मैं पहली बार चंडीगढ़ गया था तो हम राजस्थान से उस टाइम पे कहीं बाहर ही नहीं निकले थे, तो फर्स्ट टाइम हमको जम्मू जाना था, बीच में चंडीगढ़ पड़ा, मुझे लगा ये हेवन है यार, ऐसी जगह मैंने देखी नहीं लाइफ में। चंडीगढ़ में लोग इतने बोर्ड होते हैं, वो क्या करते हैं कि मतलब अगर सड़क पे किसी की साइकिल उलट गई तो वे खड़े होके देखने लगेंगे। मतलब गाड़ी, मतलब स्लो हो जाता है, और ट्रैफिक ऑलरेडी उधर स्पीड लिमिट है 50-60 की कुछ, तो वो ऑलरेडी और स्लो हो जाता है। मतलब एक साइकिल करिए, कुछ भी नहीं होगा, किसी ने मारा भी नहीं होगा, तो भी लोग इतने बोर्ड हैं। क्योंकि इंडियन आदमी है, थोड़ा केओस तो क्रेव करता ही है ना। केओस क्रेव करता है, और उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल का बना दिया, हाँ तो और कंफ्यूज हो गए, बोला अब यहाँ करें क्या। हाँ, थिएटर में जा रहे हो और आप फिल्में देख रहे हो, मतलब दिलजीत की और सबकी, और एमी बाहर है विर्क। यूरोपियन स्टाइल, हाँ, बाहर और निकल। बाहर आ गई हो यूरोप में। यूरोपियन एकदम सेट हाँ, है सब। फिर गाड़ी में पुलिस बैठे। भी बड़ी वहाँ की खतरनाक है, ट्रैफिक हाँ। पुलिस बहुत चालान काटती है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे। फिर आप गाड़ी में बैठ गए तो गाड़ी में गुरु रंधावा बज रहा है, लेकिन अब बाहर फिर यूरोप आ गए। तो अलग अलग तरह के म्यूजिक है। हाँ ओपेरा, बाहर ओपेरा बज रहा है, हाँ अंदर वो कुड़ी मैंने कहती। हाँ, मतलब ये काफ़ी वियर्ड है वहाँ पे। लेकिन एक्चुअली उनके आर्किटेक्चर के बारे में किसी ने काफ़ी रिसर्च में, आई थिंक समबडी से इट्स अ फेसिस्ट आर्किटेक्चर। मतलब जो ये क्रोबिसोर है उसका तो ऑब्वियसली एक वो है ही। फेसिज्म के साथ लिंक था। मतलब हाँ, एक फैशिस्ट रेजीम के साथ उसका एक कनेक्शन है। वो इन जनरल मिनिमलिस्ट आर्किटेक्चर का रहता ही है थोड़ा सा, कि वो उसमें क्या है कि वो इजीली रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए थोड़ा सा, कि आपके पास 2-3 चीज़ें हैं, सीमेंट है और आयरन है, और जो अवेलेबल 2-3 चीज़ें हैं उसमें से आप कैसे एक ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर क्रिएट कर सकते हो। वो डेवलप जो हुआ था वो उसी तरीके से उसका राइज हुआ था। उसके बाद फिर
थोड़ा तो मतलब हुआ। इनफैक्ट ये बहुत सारी थ्योरीज मैं पढ़ रहा था कि आर्ट का जो एवोल्यूशन है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पहले मुझे लगता था कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं और ये सारी चीज़ें हैं, बट मैंने थोड़ा ढंग से डिटेल में स्टडी किया तो उसके काफ़ी सारे प्रूफ्स मिले। फॉर एग्जांपल CIA का जो है कि वो आर्ट में बड़ा उन्होंने इन्फ्लिक्टेट किया था कि किस तरह से आर्ट को अगर आप कंट्रोल करोगे तो सोवियत को आप वो रख लोगे इन चेक। तो जैसे पीपल्स आर्ट जो था जिसमें बहुत सारे आपको लोग दिखते थे, ये सारी चीज़ें लगती थी, तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पे दे स्टार्टेड कमिशनिंग मोर। तो एब्स्ट्रैक्शन में इंडिविजुअल बिकम सुप्रीम देन द ग्रुप। और तो वो तो इस तरह के बहुत सारे, जैसे US के अंदर भी क्या नाम है इसका, जैक्सन पॉलक और इस तरह के बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो कि बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, आप समझ नहीं पाओगे वो कहना क्या चाह रहे हैं क्योंकि उनका आर्ट बहुत ही उस तरह का है। तो वो उन्होंने ज़्यादा उस पर, ऐसी थ्योरी मैंने पढ़ी थी और मुझे मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा आई थिंक इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि इस तरह से चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है आर्ट के थ्रू भी। तो वो मैंने पढ़ा था उसका। तो यही चंडीगढ़ का भी वही, मुझे नहीं पता था कि ये इसको कई लोग फेसिस्ट आर्किटेक्चर और वो बोलते हैं कि मतलब इसको उसको लिंक करते हैं उस चीज़ से, कह सकते हैं। बोला बट कि ये आई बड़ा थिंक समवन grim हु है। हैज प्रॉपर्ली स्टडीड इट माइट बी अ बेटर पर्सन टू। हाँ, मैं तो ऐसे ही, हाँ, मैंने पढ़ा था तो आई गॉट वेरी क्यूरियस। नहीं ये है, इस चीज़ में बोलते हैं। लेकिन जैसे अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडियन में अब ये मेन स्ट्रीम को अगर हटा दिया जाए और थोड़ा अगर हिप हॉप के उसमें और इन सब चीज़ों में देखें, क्योंकि राइस पे तो वही है इस टाइम पे मेन, तो उसमें आप देखोगे कि बहुत, आप देखोगे आर्टिस्ट्स, आप लाउड चीज़ें देखोगे होती हुई, एब्स्ट्रैक्ट वीडियोस एब्स्ट्रैक्ट हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और क्या है कि हिप हॉप इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक बिकमिंग वेरी पर्सनल, यू नो, पर्सनल लाइक ओनली इमोशनली पर्सनल। पॉलिटिकली नथिंग इज़ पर्सनल बट इमोशनली इट्स वेरी पर्सनल, कि आप एग्जिस्टेंशियल, मतलब हाँ, बावे रात भर पिया में तो कात भर जिया तेरी कात भर। हाँ, तो वो वाली चीज़ें चल रही हैं कि मतलब आप अगर देखोगे तो मतलब जेनरिक बातें तो ऑब्वियसली सेम ही रहती हैं कि मेरे बाप ने पी दारू, मैं सोचूं रात को इसको जीने दूं या मारूं और मेरी मेरे लिए घर घर बनाती रोटी, है ना, देख के और तेरी तेरी बंदी मेरी उतारूं। बंदी से है मोटी। मतलब वो किसी चीज में चले जाएंगे। तेरी एक्स मुझे करती है टेक्स, आई नो ब्रो शी वांट्स टू सेक्स, ठीक है, मतलब ये 2-3 चीज़ें। और मेरे शूटर मेरे गली के पीते सारे ओजी, और वो ये 2-3 चीज़ें हैं टॉपिक जो चलते हैं। लेकिन हो प्रॉब्लम गया हूँ बोर पिछली वाली से, तू ही तो है अब नेक्स्ट। मतलब कुछ भी जोड़ देते हैं, मतलब छोड़ देते राइमिंग हैं के लिए। हाँ, लेकिन पॉइंट ये है कि विच इज़ गुड, मतलब वो चीज़ सही है। लेकिन बात ये है कि अगर आप पर्सनल जाते रहते हो, मतलब हिप हॉप इज़ लाइक इट हैज़ बिकम लाइक अ मार्टिन स्कॉर्सेसी कोट, गो पर्सनल। पर उसमें यह है कि इट इज़ नॉट वेरी रिस्की, मतलब बाहर उनके यहाँ इट यूज़ टू बी रिस्की, ठीक है। जैसे हिप हॉप कह के 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप ऐसे करके आगे बढ़ता है ना, मतलब कोई भी आर्ट फॉर्म किसी चीज़ से डेवलप होती है, किसी का कोई कंटेक्स्ट होता है। तो उनके यहाँ क्या है कि पहले आप गैंग वायलेंस की चीज़ों पे बात करते थे, गन कल्चर पे बात करते थे कि, और जो चीज़ें हो रही है उनके ऊपर बात करते थे। और फिर वहाँ से अगला कदम होता था कि ठीक है, म्यूज़िक आ रहा है, रॉक आ रहा है, पॉप के साथ मिक्स हो रहा है, बहुत मेन स्ट्रीम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत मडल्ड अप है, मतलब आप एस्थेटिक्स उठा लेते हो उन चीज़ों के, आप गन बार्स कर रहे हो, वो सारी चीज़ें जैसे गन बार्स होते हैं, जैसे आप मैं बोलूँ कि यार मेरे वर्ड्स आर लाइक मशीन गन, टॉमी गन, वो सारी चीज़ें। पर उसमें ये होता है कि उन लोगों ने, जैसे वहाँ पे रैपर्स हैं चीफ कीफ वगैरह वो सब, तो उन लोगों ने अपने रैप में जिस तरीके से करा है, उन्होंने वो ज़िंदगी जी है, और वहाँ पे उन्होंने गन वायलेंस देखा है, वो सारी चीज़ें देखी हैं, ठीक है। और एक कंटेक्स्ट रहा है ओल्ड स्कूल रैपर्स का, ओल्ड स्कूल रैपर्स ने वो सब किया, फिर 2 कदम आगे बढ़ा, फिर 3 कदम आगे बढ़ा, और सब जॉनरास आए। अभी क्या है कि हमारे यहाँ चीज़ें लेट मार्केट में आई हैं, तो आप किसी लेबल के पास जाते हो एज एन आर्टिस्ट, तो वो तो नहीं चाहेगा ना भाई कि आप पॉलिटिशियंस के नाम ले लो, या फिर आप ये बातें कर लो जो आपकी लिरिक्स नहीं रिस्की हो सकती। मतलब आपको पर्सनल जाना है कि आप अपने अंदर के द्वेष के बारे में बात करो, तड़पन के बारे में बात करो।
लेकिन आप पॉलिटिकली कुछ बोल नहीं सकते। तो ये वाला भी एक थोड़ा सा वियर्ड है कि मतलब पॉलिटिकली होता नहीं, बोलते हो क्यों सड़कों पे गड्ढे हो जाते, तू क्यों देता वोट इन पॉलिटिशियन को। मतलब हाँ, अगर आपको पॉलिटिशियंस पे बात करनी है तो आप नेता के बारे में नेता बोल दोगे बस एक, या फिर बातें बोलोगे कि बिजली नहीं आई आज, ये नहीं हुआ, कचरा सड़कों पे क्यों कचरा है और गड्ढे हैं और गड्ढे पॉट होल्स इज देयर फर्स्ट एक्सपीरियंस विद पॉलिटिक्स, कि इंडिया में पॉलिटिक्स कैसे वर्क करती है, वो इंसान का फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है, स्पेशली आप थोड़े से प्रिविलेज हो तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस पॉट होल से ही होगा। अदरवाइज़ तो लोग जिनके पास कम है उनका तो बहुत सारी चीज़ों से हो जाएगा, बट आप प्रिविलेज हो, आपको लगता है मैंने महिंद्रा की गाड़ी ली है अभी अच्छी गाड़ी ली है, सब कुछ अच्छा है, साला गड्ढा क्यों है, मतलब कोई नेता खराब है तो मतलब करप्शन है तो वो फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन होता है। तो वो लोग मतलब गानों में इतनी ही लाते हैं पॉलिटिक्स कि गड्ढे हैं रोड पे, सड़कों पे, ये हैं वो है, उससे ज़्यादा नहीं करते हैं। जबकि अगर मैं पर्सनली भी बोलूँ तो पर्सनल, जैसे रैपर का यहाँ पे ये है कि रैपर हो आप और वो सब चीज़ें, तो ज़रूरी पढ़ना क्यों है भाई? पढ़ाई से बचने के लिए तो हम क्या कहते हैं थोड़ी लिखनी है ये सब थोड़ी लिखना है भाई, हम तो पढ़ाई से बचने के लिए, विच इज़ ट्रू, मतलब वो बात आपकी ठीक है, लेकिन बात यह है कि हम तो टूपाक बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, पर उसकी माँ ब्लैक पैंथर में थी, ठीक है, और मतलब वो वहाँ पे प्रीच करती थी। बट यहाँ का प्रॉब्लम ये और है ये बहुत कि पढ़े लिखे लोग हैं यार, मतलब ऐसी बात नहीं है। नहीं, वहाँ पे हैं पढ़े लिखे लोग, और जैसे आप पर्सनली बोलो तो जैसे ब्लैक अपने बारे में बोल रहे हैं तो उनके बहुत सारे फिगर आ जाएंगे, मार्टिन लूथर सेफ या फिर मैल्कम गन, तो ये बहुत सारी वो पर्सनल बातें कर रहे हैं, वो नॉनसेंस भी बातें यहाँ पे कर पता है क्या फिगर आएगा? यहाँ पे फिगर एक, मैं किसी रैपर का सुन रहा था, मेरे को याद भी नहीं कौन सा गाना है, वो मैंने गाना ही बंद कर दिया, लूप शफल पे बज रहा था, तो वो गाना चल रहा है भाई, और बोलता है और मेरा कुछ तो इतना स्मूथ, मैंने अपनी राह बनाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी राह बनाई जैसे गडकरी। भाई ये तेरा फ्लेक्स कैसे हो सकता है यार? तू न्यूज़ नहीं देख रहा क्या? मतलब तू कुछ भी क्योंकि उसमें ये है कि देखना भाई हिमाचल का क्या हाल है, टनल गिर रही है, घर, मतलब मैंने अपनी राह बनाई गडकरी, चलूं जब रोडों पे तो टूटी पड़ी तो इतने कोई। और दूसरा प्रॉब्लम ये है इंडिया, मतलब इंडिया के हर आर्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, अगर आप पॉलिटिकल बात बोल दो, जैसे आपने कुछ बोल दिया अम्बेडकर के बारे में, ठीक है रैप, तो वो आपको वहीं जोड़ देंगे, बोलो यार ये कोई कास्ट वाला है, एक एंटी कास्ट वाला है, इसको यहीं पे बिठा दो, ये रैपर नहीं है, एंटी कास्ट रैपर है, ये आर्टिस्ट नहीं है, एंटी कास्ट आर्टिस्ट है, उसकी इतनी जगह है, तो अब अरे ये क्या बोल रहा है, इस मुद्दों पे क्यों बोल रहा है, अबे वहीं पे रहे ना तू, उस पे बोल। तो यहाँ पे दो चीज़ों का एक क्लियर सेपरेशन बना देते हैं, जबकि यूएस के अंदर आप सिविल राइट्स की बात कर सकते हो, ब्लैक राइट्स की बात कर सकते हो, लेकिन आप एक मेन स्ट्रीम रैपर, मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट की तरह भी एग्जिस्ट कर सकते हो, कि आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है उसके अलावा भी। यहाँ पे है कि वो क्लियर बन जाता है। इनफैक्ट आजकल जो पॉलिटिकल है उसमें भी, जैसे आप न्यूज़ वो देखोगे, सोशल मीडिया वगैरह देखोगे, दीज आर पॉलिटिकल आर्टिस्ट, मतलब उनकी हरकतें भी ऐसी हुई, उनसे बातें और कोई करते भी नहीं है वो, मतलब कईयों ने तो सिर्फ एंटी मोदी ही पकड़ रखा है, उसके अलावा कोई दुनिया कुछ है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक वो बन जाता है, आई थिंक एक एको चेम्बर हो जाता है, बहुत सिंपल सा, हाँ, बस वही मतलब चाहिए उनको। बूमर्स आ रहे हैं भाई, और मतलब यंग बच्चे हैं जिन्होंने मतलब अभी मतलब कॉलेजेस में गए, उनको लग रहा है कि हाँ कुछ बहुत मैच्योर बात हो, पर कुछ होता नहीं है यार। यू आर एंटी वल्गैरिटी, पहली बात तो मोस्टली जो स्टेट मतलब जो एंटी स्टेट कॉमेडियंस हैं, दे आर नॉट वेरी व्हाट यू कॉल, जिसको हम प्योरिस्ट, दे आर सॉर्ट ऑफ प्योरिस्ट्स इन अ वे। नहीं, यहाँ पे जैसे एंटी स्टेट और वो है, उनको लोग देखते हैं कि दे हैज टू बी वेरी प्योरिस्ट मॉरली, और ये बातें एंटी स्टेट नहीं बोलना चाहिए ऐसे, मतलब क्योंकि वो उसका मीनिंग अलग है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, मतलब एंटी एस्टेब्लिशमेंट आर्ट, और अगर ऐसा कुछ आप बना रहे हो उस तरीके से, तो मतलब एंटी एस्टेब्लिशमेंट आर्ट में है कि आप कुछ ऐसे अलग कुछ खोल नहीं रहे हो चीज़ें, और है भी नहीं इंडिया में इतने। एलन गिल्सबर्ग जो पोएट है, जो था मतलब अमेरिकन पोएट, वो जब परफॉर्मेंसेस करता था अपनी, तो जा करके काफ़ी परफॉर्मेंस में नंगा हो जाता था, क्योंकि लोग बोलते थे कि भाई
तू परफॉर्मेंस कर रहा है, इसमें इतनी प्रोफैनिटी है, गाली गलौच है, गंद हो रहा है, तो बोलता है तो उसमें क्या है, मतलब वो नंगा भी हो जाता था उस चीज़ को लेकर के, कपड़े खोल दिए वहाँ पे, इट्स पार्ट ऑफ हिज परफॉर्मेंस। पर बात ये है कि हाउ फार कैन यू गो फॉर दैट थिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि नंगा होना ज़रूरी है, पर पॉइंट ये है कि अगर आप ऐसे आर्टिस्ट जो देखोगे ना, जो मतलब उस वो एरिया में भी ज़्यादा फंक्शन कर रहे हैं, एक तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट उसमें वो वोकिज़म के प्योर शिकार हैं, क्योंकि अब वो ना एक मॉरली अपराइट खांचे में फंस गए हैं जिससे वो हिल नहीं सकते, और वो ना वो वल्गैरिटी कर सकते, क्योंकि इतना डर लग रहा है, कांप रहे हैं वल्गैरिटी के नाम पे कि अरे यार गाली दे दी अगर, कि ऐसी गाली ना हो जाए, वैसी गाली ना हो जाए। नॉर्मली भी ऐसे नहीं कि किसी पॉलिटिशियन को, नॉर्मली भी अपने उसमें गाली नहीं दे सकते, कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो थोड़ी सी भी मतलब सेक्सुअल इन नेचर हो, या फिर मतलब कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे एक जेलिसी झलकती हो। मतलब वल्नरेबिलिटीज़ डेड हो गई हैं आपकी। बेसिकली क्या है कि आप एक मॉरल पॉस्चरिंग करे जा रहे हो और पक गया बंदा, और बस आप वही है, रिस्पेक्ट है आपकी, और आप उसमें एक सबसे डेंजरस ट्रोप होता है रिस्पेक्ट आइडिया ऑफ, जो कि बड़ा ल्यूक्रेटिव होता है कि आप एक रेस्पेक्टेड आर्टिस्ट हो, आप एक रेस्पेक्टेड पॉडकास्टर हो, आप रेस्पेक्टेड वो। इंडिया में तो ऑब्वियसली वो सारा ब्राह्मणिकल प्योरिटी से ही उसका आइडिया आता है, तो उसके सारे एस्थेटिक ब्राह्मणिकल प्योरिटी वाले होंगे, जिसमें आप वाइट में हो और बाकी सब ब्लैक में है, आपने वो कपड़े पहन रखे हैं, तो आप मॉरलिटी की जो एक्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, जस्ट रिस्पेक्टेड जैसी कोई बन जाता है। इंडिया में एक वो नॉनसेंस हम्बल है ये, हम्बल है ये, अरे क्या भाई क्या एक्टिंग चल रही है, हम्बल है ये। नारायण मूर्ति बहुत करता है, अरे रे इकोनॉमिक क्लास में बैठे, लोगों को बहुत अच्छी लगती है ऐसी फोटो, इकोनॉमिक क्लास में बैठे हैं नारायण मूर्ति, ये नहीं पता नारायण मूर्ति ने कितना चीप लेबर बेचा है फॉरेन में, तुम्हारा काट के पूरी इकोनॉमी बेच दी, पूरी economy, मतलब कुछ Economic दिमाग। class तो बेचा है यहाँ पूरी। पे बेसिकली ऑल्दो ये बहुत ही गांधीयन वो भी है, ऑस्टेरिटी का आइडिया हाँ, इंडिया के अंदर, basically। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में भी गांधीयन आइडिया का भी बड़ा एक रोल है। हाँ। लेकिन वो पता नहीं उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, मतलब इसने ये पहन लिया, अरे रे बहुत हम। एक जगह मैंने देखा था, एक एक्टर था साउथ का, आई फॉरगॉट हिज नेम, वेरी वेरी पॉपुलर एक्टर, तो उसने वो एक कुछ मूवी हिंदी फिल्म में काम कर रहा था, तो वो प्रमोशन में आया था चप्पल पहन के, लोग हो गए शुरू, अरे रे कितने हम्बल हैं चप्पल में हैं कितने। मैंने कहा वो बर्कन स्टॉक है वो बड़ी महंगी चप्पल है तो भाई क्या करते लोग, मतलब इतना 80,000 का शूज है, 80,000 का तेरा घर घर जाएगा जाएगा इसमें एक वो बच्चन का मीम अभी वायरल हो रहा है ना, वो बागबान वाला। बट हाँ तो ये भी है, दोनों मतलब अपोजिट उसमें है, कोई लॉजिक ही नहीं है। ऑल्दो कईयों का उल्टा है, जैसे मैं संदेश का इंटरव्यू देख रहा था राजदीप के साथ, तो उसमें वो पूछता है कि वो संदेश बोलता है कि मैं एक मेरे पास बहुत सारे ऑफ़र आते हैं पेड इंटरव्यूज़ के, तो कहता ओ नाइस नाइस, बोलता है मुझे तो कई जगह पे 10 का भी ऑफ़र आया है, 10 या 20 आई डोंट नो। तो कहता ओ 10,000 नहीं सॉरी 25 तक का ऑफ़र आया है। तो कहता है 25,000 25 lakhs क्या बात, मेरे जूते देखो ना 25,000 वाला लग रहा हूँ मैंने कहा भाई क्या बोल रहा है भाई मतलब मुझे लगता है फ्लॉन्टिंग अगर संदेश का अगर मतलब मुझे लगता है अगर चार्ली भाई अगर इंडिया में होते तो सबसे पहले संदेश इंटरव्यू ले लेता चार्ली भाई। और बोलता है कि यार चार्ली आपके अंदर जो है ना एक बंदा तो है यार, हाँ एक सॉफ्ट साइड बताओ कुछ है ना इतने आप यार ऐसे मत बनो। डोनाल्ड ट्रम्प के साथ क्या चल रहा है? चार्ली भाई कभी आपने थेरेपी लेने का सोचा है मतलब अच्छा आपको कल गोली मार दी फिर क्या होगा? सोचा है आप अकेले में रोते हो या बाथरूम में गाना गाते हो? आपका फेवरेट गाना कौन सा है? एल्विस प्रेस्ली तो मुझे भी पसंद है। तो हाँ इंडिया में मतलब है एक अजीबोगरीब कल्चर चारों तरफ। तो जैसे वो अभी उसका चल रहा था कैलाश खेर वाला, जो हम कह रहे थे कैलाश कोई खेर ऑफेंड हो रहा है कि कैलाश बहुत खेर, लोग ऑफेंड हो रहे हैं कि कैलाश खेर को कैसे बोल दिया। अरे यार वही फिर कोई मतलब उनको है कि अगर कोई देसी एक्ट कर रहा है और अगर वो थोड़ा रूट्स से जुड़ा हुआ रूट से जुड़ा हुआ है जुड़ने का बड़ा तो ही इज अलाउड टू सक अप,
ही इज अलाउड टू मेक ऑल मिस्टेक्स, ही इज अलाउड टू डू एनीथिंग। देसी है। हाँ, क्योंकि वो देसी हैं। देसी तो वो जो हैं। अभी तो क्या करें भाई। और वो देसी है नहीं, वो बहुत अमीर है। इनको समझ ही नहीं आता गरीब कौन होता है, अमीर कौन होता है, गरीबी की एक्टिंग कौन करता तुम्हारे है। नेता भी तो देसी हैं भाई, उनसे भी अरे प्यार बस, करा नहीं करो। करते ही हो तो। एक क्विकली कर लेते हैं फिर इस पे। एक नेताओं से याद आया कि जेनजी का अभी चल रहा है, उस पर आई डू द डिटेल पॉडकास्ट अभी। बट ये जेनजी, और कई लोग बोलते हैं कि इंडिया का जेनजी क्या पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल नहीं है। ऑल्दो इस तरह के रेवोल्यूशन रेबल, वी डोंट नो इफ दे आर गुड फॉर दिस देयर पॉलिटिकल सोसाइटी और नॉट, वो तो बाद में पता चलता है। इनिशियली बहुत रोमांटिसिज्म भी होता है चीज़ों का, बट इन जनरल एक पॉलिटिकल अवेकनिंग या पॉलिटिकल राइट्स को लेके जो नॉलेज है जेनजी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट इंडिया के अंदर? जेनजी का मतलब आई थिंक people in their 20s who have entered, I think from 20 to 30, there is like, वो सुबह उठते हैं तो उनके दो रिएक्शन होते हैं। 20s में आप सुबह उठते हो तो आपके दो रिएक्शन होते हैं। आप उठे, आपने खिड़की खोली, कॉफ़ी पी और आपको लगा यार दिस इज़ लाइफ। दूसरा रिएक्शन है, आपने खिड़की खोली, कॉफ़ी पी, दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ लाइफ, आप ये सोच रहे हो। तो उनका यही है कि मतलब डे टू डे जी रहे, क्योंकि क्या है कि आप इतना डिजिटली स्टिमुलेटेड हो, ये सारी चीज़ें हैं कि आपका हर चीज़ डे टू डे उसमें आ गई, अटेंशन स्पैन लो हो गया, सारी चीज़ें। तो आई थिंक जो सो कॉल्ड फ्रीडम है ना, उससे डिसोरिएंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है यूथ में। बहुत डिसोरिएंटेड फील करते हैं कि मतलब किसी को आप आज कंज्यूम कर रहे हो, आपने उसको एक फिगर बना लिया, आपको पता चलता है कि यार इसने तो ये काम करा हुआ है। फिर आप दूसरा, कोई भी आपके आइडल परमानेंट नहीं है। आइडल नहीं परमानेंट हो सकता, क्योंकि यू आर टू मच इनटू एवरीवन्स लाइफ। यू कैन एक्सेस एनीवन्स डिजिटल फुटप्रिंट। 50 चीज़ें हैं, किसी के पुराने ट्वीट निकाल लिए, 4 चीज़ें हो गई। अब आपको लग रहा है यार ममदानी ने तो ये बोल दिया, एक सेकंड यार, एक पैलेस्टीनियन बंदे ने बाहर में इस जगह में उसको गाली दे दी, कर दी, अब मैं इसको सपोर्ट कैसे करूँ, मेरे तो वाटरमेलन लगा हुआ बायो में, अभी तो गलत हो जाएगा, मेरी दोस्त तो यार मेरे को कैंसिल कर देगी, ये हो जाएगा। 25 चीज़ें आपके दिमाग में ऐसी चलने लग जाती हैं। आप किसी को भी मतलब प्रोक्लेम नहीं कर सकते। वो आई थिंक बहुत बड़ा इशू है कि एक आइडलिज्म आपने उनके अंदर मरने लगता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है आई थिंक यूथ के लिए। थोड़ा सा कुछ तो चाहिए होता है ना यार। मेरे ऑल्दो इसके 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो जेनजी जो आइडेंटिटी है वो बड़ी लूजली इंडिया में यूज़ होती है कि जेनजी मतलब कोई अपर मिडिल क्लास या कोई प्रिविलेज जो कि इंग्लिश स्पीकिंग उससे आते हैं या फिर कपड़े ऐसे पहनते हैं। बट ये तो बहुत ही छोटी माइनॉरिटी है जिसको हम जेनजी देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई है बेंगलोर में, एक टेलर स्विफ्ट के लिए आंदोलन कर दिया जेनजी ने कि जेनजी ने बोला कि टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट कराओ इंडिया में। तो लेन में उनको थे तो दूसरी लेन में शिफ्ट कराना पड़ा, तो उनकी लेन चेंज करनी पड़ी, पुलिस आ गई थी वहाँ पे। बट दूसरे आंदोलन यहाँ पे होते हैं, पेपर लीक, एग्ज़ाम घोटाला, और ये नॉर्थ में भरे पड़े हैं कि इसका लीक हो गया, इसका एग्ज़ाम घोटाला हो गया, भर्ती नहीं निकली इस साल, अग्निवीर के टाइम पे प्रोटेस्ट। तो जेनजी प्रोटेस्ट कर रहा है बट वो एक अलग कारणों से कर रहा है उन जगहों पे, और जिस जेनजी को हम देखते हैं वो एक अलग जेनजी है। तो इट्स नॉट इन होमोजीनियस आइडेंटिटी जिससे आप बोल दो जेनजी थिंक्स लाइक दैट, इंडियन जेनजी आर थिंकिंग दैट। नहीं भाई, इंडियन जेनजी जो है वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, कास्ट, क्लास, रीजन, और उनकी पॉलिटिक्स अलग है। हर जगह की पॉलिटिक्स अलग है। राजस्थान की जेनजी की पॉलिटिक्स अलग है एज़ कम्पेयर टू जेनजी जो महाराष्ट्र में है या फिर मुंबई में है। फिर उसको और छोटा कर दो, बांद्रा में है, तो उसकी एक पॉलिटिक्स अलग है। कोई भी यूथ जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। मतलब थ्रू आउट हिस्ट्री कोई भी यूथ जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक यूथ जो कि एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है तो उसकी यूथ एक्सटेंड हो जाती है। एक यूथ होता है जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको जल्दी शादी करनी पड़ेगी या बाप के साथ मैकेनिक बनना पड़ेगा या फिर जा कर के कहीं पे नाई की दुकान पे बैठना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है स्कूल ख़त्म करने के बाद। तो उसका यूथ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और उसका यूथ फिर उसका ट्रांजिशन अलग होता है। जैसे एक पहले टाइम पे होता था कि वॉर्स होती थी तो आपको पता है कि आप उसमें इनिशिएट करे जाओगे और इनिशिएट करके आप एडल्ट बन गए हो। तो वो जो है लाइंस पूरी ब्लर हैं। जो अपर क्लास उसके लिए बहुत ज़्यादा, या तो उनकी यूथ चलती जाती है, वो इश्यूज़ भी आते हैं जो मैन चाइल्ड बोल देते हैं वो। लेकिन थ्रू आउट हिस्ट्री एक डिवीज़न तो प्रॉपर रहता ही है कि एक क्लास ऑफ यूथ है जिसके यूथ बहुत कम टाइम के लिए होता है और एक है जो अपना यूथ कितना भी कर सकता है एक्सटेंड। इनफैक्ट यहाँ पे भी 2 यूथ का कॉन्फ्लिक्ट था नेपाल के अंदर भी। देखो तो एक यूथ जो है एक पर्टिकुलर क्लास से आता था, फिर दूसरा जो नेपो किड्स है
तो वो उससे ज़्यादा एक एंगर डेवलप हुआ जो सोशल मीडिया पे देखा कि आर किड्स वर्सेस देयर किड। हाँ। तो वो भी जेनजी वर्सेस जेनजी का भी इसमें एक रोल है, सो इट्स कह नॉट सकते हो आप। अ सिंगुलर थिंग। क्योंकि डिवाइड इतना ज़्यादा है, और उस डिवाइड के अंदर ऑपरेट करना लोगों को लग रहा है कि ये तो चलता ही जाएगा ऐसे। क्लास डिवाइड तो हमारे मम्मी पापा के टाइम में भी था, अभी भी है भाई, अभी बहुत खतरनाक है, अभी बहुत खतरनाक है। तुम्हें पता नहीं किस तुम्हें लेवल पे पता पहुंच नहीं चुका है, पैरासाइट चल रही है वो जो पिक्चर है ना, वैसे चल रही है लाइफ, और कभी भी कुछ भी फट सकता है, हमको कोई आइडिया नहीं है, जिसमें हम तो सबसे पहले जलेंगे ही। मतलब जो लोग सही घरों में रह रहे हैं, सही लाइफ जी रहे हैं, उनको लग रहा है हमें तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। नहीं, राइजिंग इनइक्वालिटी तो बहुत ही हम्म। स्कैरी लेवल पे है इस वक्त इंडिया के अंदर। बट एक एक क्लोजिंग नोट पे बस वही मैं बोलना चाह रहा था कि लोग बोलते हैं कि आजकल का जेन जी जो है उसकी भी एस्पिरेशन अलग है। तो ऑब्वियसली एक क्लास ऑफ जेन जी अलग सोचती है, बट दूसरी एक क्लास ऑफ जेन जी है जो मैं देखता हूँ इंटरनेट पे, उनके जो पुराने रिग्रेसिव आइडियाज़ को परंपरा की तरह भी आगे पहुँचाती हो। जैसे बहुत सारे राइट हैं, कंजर्वेटिव्स हैं, इवन कई सारे लिबरल हैं, तो कास्ट को बड़ा फ्लॉन्ट करते हैं आजकल, डैंक मीम्स के थ्रू बहुत करते हैं, एवरेज ब्राह्मण एवरेज जीन्स, ब्राह्मण जीन्स और एवरेज तो बनिया वो जीन्स। वो वाला बहुत स्ट्रांग है, ऐसा नहीं कि ये नहीं है। तो ये लाइन भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, जिसमें ये पूरी कंजर्वेटिव वैल्यू, पूरी बिगेटेड वैल्यू उसको वो बहुत प्राउडली फ्लॉन्ट करते हैं। ये बहुत स्ट्रांग है इंटरनेट पे। एक लाइन ये भी बहुत स्ट्रांग है कि लोगों को पॉलिटिकल अवीकनिंग आई है जेनजीज को। मतलब इतने अवेयर लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब वो समझते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, उनको पता है। मैं अपनी एज में उस एज में था तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं पता था दुनिया के बारे में या फिर पॉलिटिक्स के बारे में, बट यहाँ पे है एक पर्टिकुलर उसके अंदर भी सेगमेंट है जिनको बहुत पता है। एक पर्टिकुलर सेगमेंट वो भी है जो एक दूसरी तरफ है। तो मतलब इनके डिविजन्स इतने सारे हैं इस पर्टिकुलर जेन जी के अंदर कि आप एक सिंगुलर स्टेटमेंट नहीं बोल सकते कि हाँ यही है ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको आई थिंक वी विल डिस्कस समडे नेक्स्ट Yeah. टाइम डिटेल के अंदर जेन जी Definitely. का रिवॉल्ट और उसके बारे में। हाँ। So superb. This was the second episode of In the Mood for Discourse. If you like this episode, then please become a member on Patreon or YouTube so that we can release more such episode. And also remember that uncensored episodes are still on Patreon and YouTube, and there will be a lot of member only episode in future. So yeah, please, it's a very good time to become a member. And also let us know your thoughts in the comment and share this video as much as possible. Thank you so much for watching or listening this podcast.